हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो पर, जो कि है आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स का एकदम इंटरवल तो नहीं कहेंगे, इसे हम क्लाइमैक्स कहेंगे। एक्चुअली इंटरवल इज द रॉन्ग वर्ड टू बी यूज्ड, क्योंकि इंटरवल तो बीच में आता है ना भाई। क्लाइमैक्स है ये क्लाइमैक्स, यहाँ पर आप उसे कंप्लीट करोगे अपने पूरे लर्निंग को, अपनी हर चीज़ को, एंड वी हैव सम एक्सरसाइजेज इन द एंड, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। एंड आप बाकी सारे नोट्स एंड एवरीथिंग, जो चीज़ यहाँ पर आप मिस कर जाते हैं, या फिर अगर हमारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन की लिस्ट आपके लिए थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो आपके साथ जो पीडीएफ नोट्स अटैच्ड हैं हर वीडियो के साथ, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसे मिस ना करें, सिर्फ वीडियो देख के पेट ना भरें। लेट अस मूव ऑन एंड हियर वी विल लुक फॉर द एप्लीकेशन, जो कि है हमारा स्टेप अप अकेडमी का एप्लीकेशन, विच इज़ अवेलेबल एट द प्ले स्टोर फॉर यू। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और तो और जो लोग सिर्फ कोर्स के लिए कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाद में और भी ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं जिसमें एनरोल करके आप बेनिफिट्स पा सकते हैं। और मेरा फेवरेट है रेफर एंड अर्न। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आता है तो इसे शेयर करें और उससे आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का लास्ट टॉपिक मैंने चूज किया है आप लोगों के लिए, वो है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। लेट मी जस्ट शॉर्टन इट टू शॉर्ट फॉर्म। देखिए, उसका शॉर्ट करके हमने शॉर्ट फॉर्म ही निकाला है। आपने देखा होगा हम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, ये स्लैंग वाले शॉर्ट फॉर्म्स नहीं हैं, और इनको एब्रीविएशन से कंफ्यूज मत करिएगा। एब्रीविएशंस होते हैं बड़े बड़े नामों के शॉर्ट फॉर्म, जैसे CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो जाता है, NCERT का होता है एक फुल फॉर्म, मुझे पता है पर वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये सारे जो होते हैं ना, इन्हें हम एब्रीविएशंस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ऐसे, जिसमें एक वर्ड तो पूरा होता ही है, लेकिन उसके साथ वाले वर्ड को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है हमारा सबसे पहले जो आते हैं इज MR के, हम देख लेते हैं। इज MR हमारे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। इनके शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे शाल और विल के भी मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, आई एम, अब एम तो सिर्फ एक ही है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, जब हम चैटिंग करते हैं तो वो सिर्फ आई और एम लिख देते हैं। उनको लगता है कि एम लिख देना मतलब आई एम हो जाता है। नहीं, उसके बीच में एक एपोस्ट्रोफी भी आएगी, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म है आई एम का। तो इस ए की थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हुए हम यहाँ पर एक एपोस्ट्रोफी डाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आई एम। सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ चेंज नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, ठीक है। ही इज, ये सेम चीज़ ही हैज़ के लिए भी हो जाती है। तो ही हैज़ या ही इज़ बोलेंगे अगर, तो इस तरीके से वो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, ठीक है। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, इस तरीके से बन जाएगा। तो थोड़ा सा बस ही इज़ की जगह, जो ही और इज़ के बीच में एक गैप आ रहा था, उस गैप को फुल कर देंगे, मतलब फिल कर देंगे, और क्या बोलेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। वैसे ही इट इज़, इट्स हो जाता है। अब इसे कंफ्यूज मत करिएगा, इट और जिसमें जुड़ा हुआ एस होता है, हम ये कंफ्यूजन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। फिर यू आर, ये भी हम कंफ्यूजन क्लियर कर चुके हैं, यहाँ पर ये हो जाता है यू आर, ठीक है। दे आर, दे आर। फिर वी आर, वी आर। तो वो चीज़ बस क्या है, एक जो बीच में आ का लंबा साउंड आ रहा था, और दो हमें लग रहा था दो अलग अलग शब्द हैं, वी और आर, तो हमने उसको वी आर को हमने क्या कर दिया, वी आर गोइंग, तो वो हमने आर को जल्दी बोल दिया, ओके। वैसे ही we will do this, ठीक है, will हो गया। you will, ठीक है, इस तरीके से हो गया you will do this। तो हमने जो एक गैप था दो शब्दों का, उसको हमने मर्ज करके एक वर्ड बना दिया, और जो हमने यहाँ पर जो वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, उसको बोलने की बजाय क्या कर दिया, you will, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ रहा है कि हमने उनको दो अलग अलग शब्द मानने के बजाय एक शब्द मानने लग गए हैं, ठीक है। मूव ऑन। तो अब हमारा है आई डी, जो आई एपोस्ट्रोफी डी है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म आई हैड और आई वुड दोनों का हो जाता है, ठीक है। पर कंफ्यूजन को क्लियर कैसे करें, कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे हम सेंटेंसेस की मीनिंग को समझ के। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई हैड सीन द मूवी बिफोर, अब आई वुड सी द मूवी लेटर। ये जो वुड है ये विल से बनता है, ठीक है, यानी कि वो चीज़ फ्यूचर में जाती है, ओके। तो वहां पर हम देखेंगे कि वो चीज़ बाद में जब बात हो रही है तब हम वुड यूज कर रहे हैं, और जब वो पहले की बात हो रही है, क्योंकि ये तो भाई पास्ट टेंस का है ना,
हैड तो पास्ट है, देखो पहली चीज तो वो पास्ट है, दूसरी चीज वो परफेक्ट टेंस है, यानी कि वो एनी हाउ पहले हो ही जाएगा, राइट लेकिन वुड क्योंकि विल से बनता है तो हम ये बोल देंगे आई वुड सी द मूवी लेटर, कि मैं बाद में देख लूंगी, यानी कि वो चीज हो जाएगी, दैट विल बी डन, लेकिन थोड़ा बाद में होगी। तो ये जो लेटर वाली चीज है इसके लिए हमने वुड को यूज किया है, और ये जो बिफोर वाली चीज है उसके लिए हमने हैड को यूज किया है। तो हमें सेंटेंस की मीनिंग से समझ में आ जाता है कि वहां पे हैड यूज होगा या वुड यूज होगा। सिमिलरली यू वुड, अब यू वुड या हु यू हैड, इन इसके साथ भी सेम केस है। एग्जाम्पल्स क्या है, यू वुड लाइक, यू हैड लाइक्ड इट, तो यहाँ पर ये जो लाइक्ड है किसके साथ आएगा, HAD हैड के साथ आएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पर ये यू वुड लाइक इट हो जाएगा कि तुम पसंद करोगे, यू वुड लाइक इट। आई क्या बोल सकते हैं, आई गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, यू वुड लाइक इट, मैं एक गिफ्ट लाया हूँ तुम्हें पसंद आएगा। तो वो चीज़ जो अभी प्रोसेस में है, जो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि जो चीज़ अभी घट रही नहीं है, उसके लिए यूज कर रहे हो यू वुड लाइक इट, तो इसलिए हमने यहाँ पे V1 फॉर्म यूज किया है। लेकिन यू हैड लाइक्ड इट यानी कि तुमको पसंद आया था, तो उसके लिए हमने पास्ट टेंस में गए हैं, और ये परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर हैड लगेगा। ओके ये सारे जो है डी का शॉर्ट फॉर्म वाले यानी कि हैड और वुड वाले, ये ही, शी, वी, दे सबके साथ यूज हो सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपने देखा भी होगा लोगों को यूज करते हुए। क्या होता है जब हम नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म डालते हैं, जैसे कि आई एम हो गया, चलो आई एम तो नहीं, आई वुड ले लेते हैं या आई हैड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहाँ से आया था, या तो आई हैड होगा या फिर आई वुड होगा। लेकिन जब आप यहाँ नॉट लगा देते हो तो ये नॉट भी ना, नॉट को तो हर जगह घुसना है, नॉट को भी शॉर्ट फॉर्म का हिस्सा बनना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे अरे यार एक तो वैसे ही इसको पहचानना मुश्किल था कि हैड हो रहा है या वुड हो रहा है, अब नॉट भी आ गया, तो क्या करोगे, तो फिर आप इसको गायब नहीं करोगे। आप गायब किसको करोगे, नया गोटी नया दाम जो नया नया एंटर हुआ है आप उसको छोटा करोगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है। जैसे आई एम नॉट, तो ये तो ठीक है, आई एम नॉट ये हो गया। ही इज नॉट, तो अब इसको छोटा नहीं करेंगे हम इसकी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, हम क्या नॉट को छोटा कर देंगे, एन और टी के बीच में एक एपोस्ट्रोफी डाल देंगे और वो जाएगा ही इजंट, ही वॉजंट। तो हमने वॉज को छोटा नहीं किया, हमने क्या कर दिया, एन टी नॉट, ओ को गायब करके ओ की जगह एपोस्ट्रोफी लगा दी, ही वॉजंट, इट वॉजंट। वैसे ही यू आर नॉट, यू आरंट, फिर से हमने आर को छोटा नहीं किया, नॉट के ओ को गायब करके उसमें एक एपोस्ट्रोफी लगा दी, ठीक है। यू आरंट, दे आरंट, यू वर नॉट, यू वरंट देयर, तुम वहां नहीं थे, ठीक है। वी वरंट, वी वर नॉट, वी वरंट, एंड दैट इज हाउ, यहाँ पे यू आ गया गलती से, उसको वी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो नया आया है हम उसी को कट ऑफ कर देंगे, यानी कि उसका ओ गायब करके उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ऐसे ही हैड और वुड के भी देखेंगे हम आगे। ये देखो अब आते हैं डू वाले, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डू एंड डज, डू और डज के कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। तो जैसे कि आई डू है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, आई डू, ही डज, यू डू, वी डू, इट डज, इनके कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होते। ये ऑलरेडी इतना शॉर्ट है, इसको क्या शॉर्ट करेंगे और बताओ ना। और वैसे भी आई हैड, आई वुड, डी का शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी है, तो उसके आगे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो नेगेटिव में आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब नॉट आता है तो हम नॉट को छोटा करते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग वर्ब को। तो आई डू नॉट, तो डू है यहीं पर, बट यहाँ पे इंट हो गया, आई डोंट, ठीक है। ही डज नॉट, ही डजंट, यू डू नॉट, यू डोंट, इट डज नॉट, इट डजंट। तो यानी कि इसमें कुछ स्पेलिंग जैसी याद करने की है ही नहीं, आपने बस मेन वर्ब को छोटा नहीं किया, आपने नॉट में से ओ को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगा दिया, बस दैट इज इट, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट। और खास करके बोलने में तो आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलना तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। वैसे ही नेगेटिव इन द पास्ट, तो देखो ही, आई डिडंट, आई डिड नॉट का डिडंट, he did not, he didn't, we did not, we didn't और you didn't। सिमिलरली है यहाँ पे हैज़ और हैव के, तो यहाँ पर कैसे चेंज हो जाता है, हैव आई के साथ वी ई लग जाता है। यहाँ पे तो अकेला है ना हेल्पिंग वर्ब, तो भाई वो तो कट जाएगा, उसको तो हम हाफ में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच ए गायब कर दिया और आई हैव हो गया। ही हैज़, हीज, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है, वही ये वाली कन्फ्यूजन हीज के साथ है, इसका ही इज भी बन जाता है और ही
हैज़ भी बन जाता है। तो ये चीज़ अपने को बस थोड़ा सा सेंटेंस पे बेस्ड रहेगी कि आपका कौन सा वाला शॉर्ट फॉर्म है जो ये यूज़ हो रहा है। फिर यू हैव, तो यूव और यूव बोलेंगे, यूव डन दिस, आपने ये कर लिया है, यूव, ठीक है। इट हैज़, ये भी इट्स हो जाएगा, सेम इशू विथ ही इज। तो बस ये है कि सेंटेंस को समझने की जरूरत है कि वहां पर आप क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव फॉर हैज और हैव। सेम चीज हो जाएगी, एनटी में चेंज हो जाएगा, आई हैव नॉट तो आई हैवंट, फिर ही हैज नॉट, ही हैजंट, हैव भी नहीं कट रहा है, हैज भी नहीं कट रहा है, कहीं पर भी नहीं, बस एन और टी वाला पॉइंट आ गया, दे हैवंट, दैट्स हाउ, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। फिर कैंट, कैन नॉट का शॉर्ट होता है, तो देखो कैंट जो होता है उसमें भी हमने कैन को नहीं काटा है, हमने क्या किया है, इसको हटा के यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दी है। आई कैंट डू इट, मतलब कि आई कैन नॉट डू इट। कैन नॉट और कैंट जो है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आई कांट डू इट एंड आई कैन नॉट डू इट। वैसे ही वोंट, वोंट जो है वो विल नॉट का शॉर्ट है, ठीक है, विल नॉट। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है क्योंकि विलेंट कुछ भी नहीं होता, विलेंट विल बी वेरी एब्सर्ड एंड ऑकवर्ड टू से, तो इसलिए हमने उसको विलेंट ना करते हुए क्या कर दिया, वोंट, WONT, WO और NT। आई वॉन्ट बी देयर मीन्स आई विल नॉट बी देयर। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आई विल नॉट बी देयर भी बोल सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फुल फॉर्म बोलना गड़बड़ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म हमने बस अपने डेटा को, अपने जो क्या बोल सकते हैं वर्ड्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स है, उनको लेसन करने के लिए बोलते हैं, बट इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है शॉर्ट फॉर्म्स बोलने का, ठीक है। विल नॉट अगर आप पूरा भी बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, लास्ट है हमारा हैड। हैड और क्या है यहाँ पे, हैड का नेगेटिव। तो हैड में फिर वही डी वाली चीज हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, आई हैड, हीड, इट हैड, यूड एंड दे हैड, ठीक है, देड। देन दैट्स हाउ hadn't, वेरी इजी। हैड का हैड पूरा रहेगा, नॉट में बस चेंज हो जाएगा। दिस वाज वेरी इजी। And here we have our last part which is idioms and phrases. Short forms तो बहुत quickly clearly हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा confusion नहीं होती है। बस वही है कि हम sentence को read करेंगे, देखेंगे कि V3 form है तो had होगा, अगर V1 form है तो कुछ और होगा, तो would होगा। इसी तरीके से हम उसकी meaning के ऊपर भी depend कर सकते हैं। जैसे वो movie वाला था, जब वो before वाली थी, पुरानी बात थी तो had में चला गया, और बाद आने वाली बात है, later वाली बात है तो would पे आ गया। बस इसी तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि अब तक अगर आपने थॉरली और अटेंटिवली पूरा कोर्स अटेंड किया है तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि वो सेंटेंस का टेंस क्या है, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि वहां पे हैड लग रहा है, वुड लग रहा है, विल नॉट, वोंट क्या लगेगा, इज ऑल अप टू द सेंटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस जो होते हैं भाई वो सेंटेंस के हिस्से होते हैं, कुछ छोटे से पार्ट होते हैं जो हम कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे हम कई बार वेल एंड गुड बोलते हैं, सब बढ़िया, वेल एंड गुड, तो इसको हम फ्रेज मानते हैं। हालांकि वहाँ पे वेल एंड गुड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अनक्लियर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वेल और गुड में क्या डिफरेंस होता है कंफ्यूजन्स में। लेकिन एक एग्जांपल है कि इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना वेट अ मिनट, तो वेट अ मिनट जो है वो साथ में चलता है, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये फ्रेजेस होते हैं, ये ईडियम्स नहीं है, क्योंकि इनका मतलब वही है जो उनके सेंटेंस में है। ईडियम्स वो मुहावरे होते हैं जिनका मतलब वो नहीं होता जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ईडियम्स और फ्रेजेस में बस इतना अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है। बाइट द बुलेट, अब वही चीज है कि मुहावरा है भाई, यू कैन नॉट जस्ट टेक अ बुलेट एंड बाइट इट। क्या मतलब हुआ उसका मतलब है एक्सेप्टिंग समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। हाँ, काफी कुछ क्लियर है। जो चीज आप नहीं पसंद करते हो उसको मन मार के एक्सेप्ट करना, उसे कहते हैं बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल क्या है, आई नो द सर्जरी विल बी पेनफुल बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड गेट थ्रू इट। मुझे जैसे तैसे उससे निकलना है, जैसे तैसे मुझे उस चीज को क्या करना है, होने देना है। सर्जरी मुझे पता है पेनफुल है बट मैं वो दर्द सह लूंगा, मन मार के सह लूंगा, उसको कहते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा कठोर है, कोल्ड है, उसको आप तोड़ रहे हो। तो कठोर और कोल्ड से यहाँ पे क्या मतलब निकलता है कि मान लीजिए एक गैदरिंग है, एक पार्टी है जहां पर आप गए हैं और वहां पर माहौल बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको ऐसा लग रहा है कि अनकम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ब्रेक द आइस, मतलब कि किसी सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन को हैप्पी और जॉली बनाना। क्या है, टू इनिशिएट सोशल इंटरेक्शन इन अ सिचुएशन, सोशल बनाना उस जगह को, ठीक है। तो आपने ब्रेक द आइस यानी कि आप ऐसा बोलते हो ना कि वी हैव सम गेम्स टू ब्रेक द आइस, यानी कि लोगों में सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए
लिए आपने उस गेम को रखा है, टू ब्रेक दी आइस। टू ब्रेक दी आइस एट द पार्टी आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वेदर, यानी कि वहां पे ब्रेक दी आइस यानी कि कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, सोशलाइजेशन करने के लिए उन्होंने वेदर के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। तो ये दो हमारे इडियम्स हो गए, बाइट द बुलेट एंड ब्रेक दी आइस, इसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि एक हाथ और एक पैर चला जाए, तो इसका मतलब क्या है, भारी नुकसान होना, राइट। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज का बहुत ज्यादा महंगा होना कहते हैं कॉस्ट एन आर्म और लेग। बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक नई कार खरीदना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कई बार हम चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, जो शोरूम वाले हैं वो हमें सब सही बता रहे हैं, बट वो कई बार अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हमें ज़्यादा महंगी चीज़ें भी दे देते हैं, विच कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन दी हेड, यानी कि टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। हिट द नेल ऑन दी हेड मतलब तीर निशाने पे लगना, वहां पे तीर निशाने पे लगने से एक ये है कि नॉट एग्जैक्टली वो होता है, तीर निशाने पे लगना तो होता है कि आपने जो प्लान किया है वो प्लान वर्क कर गया, राइट। यहाँ पर ये होता है कि आपने एग्जैक्टली सिचुएशन को समझा दिया, आपने घुमा फिरा के उल्टी सीधी कहानी बना के नहीं किया, यू जस्ट राइट अवे एक्सप्लेन्ड दैट थिंग। क्या हो गया, Sarah hit the nail on the head when she said we need to work hard, यानी कि हमें काम करना है, तो उसने एकदम ही एग्जैक्टली वही पॉइंट समझा दिया, उसने घूम फिरा के ये कहानी नहीं बताई कि हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, she directly said that हमें काम करने की जरूरत है। Hit the nail on the head. Now रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये काफ़ी फेमस और फनी सा है कि कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा, इसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना, यानी कि बड़ी बड़ी बूंदें, हैवी रेनफॉल, तो उसके लिए हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। वेरी इजी एंड वेरी कॉमनली यूज। आई कांट गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बहुत हैवी बारिश हो रही है। नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पीस ऑफ केक का मतलब ये होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी फॉर यू, समथिंग वेरी इजी टू डू। पासिंग दैट टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, ही स्टडीड ऑल वीक, उसने पूरे हफ्ते पढ़ाई करी थी, तो जो टेस्ट था उसको पास करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, उसके लिए पीस ऑफ केक था। वेरी इजी टू यूज। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है सब दूर की बातें करना, फालतू की बातें करना, बट एग्जैक्ट टॉपिक की बात नहीं करना। एक्सप्लेनेशन क्या है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बुश यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये बुश है, आप सब कुछ बात कर रहे हैं बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बुश, ओके। बीट अराउंड द बुश इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट टू से। जैसे कई बार हमें पापा से परमिशन लेनी रहती है बाहर घूमने जाने की, तो आप क्या बोलोगे, पापा वहाँ पे भी गए थे, ये भी लोग गए थे, तब भी मैंने नहीं बोला था, तब भी मैंने मना नहीं किया था, तब भी मैंने आपकी हाँ बात मान ली थी। तो पापा वुड बी लाइक कि इधर उधर की बातें क्या कर रहे हो, मुद्दे की बात करो ना, जो तुम्हें बोलना है, क्या बोलना है तुमको। दैट इज कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश। ओके, लेट्स मूव अहेड। अंडर द वेदर। अभी अंडर द वेदर उन लोगों के लिए सही है जिनको छुट्टी लेने रहती है बार बार। तो अपने बॉस को जब आप मैसेज लिखते हैं कि भाई मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आज मेरी तबीयत खराब है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि जो ये चेंजिंग वेदर, वायरल जो बीमारियां होने लग जाती है, जुकाम हो जाता है या फिर आपको फीवर आ जाता है, सो फॉर दैट पर्पस इफ यू नीड टू से कि मैं आई एम सिक, तो आई एम सिक साउंड्स लाइक यू आर अ बैड पर्सन, राइट? नो, यू आर नॉट अ बैड पर्सन, यू आर जस्ट फीलिंग अंडर द वेदर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फीलिंग इल और सिक। आई वोंट बी कमिंग टू वर्क टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं काम पे नहीं आऊँगा या आऊँगी, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, विच इज़ फीलिंग अंडर द वेदर। नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मैं हिंदी बताती हूँ, चलती बस में चढ़ जाना, या कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना, वही इसका मीनिंग है। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब कि जो चीज़ चल रही है, समथिंग विच इज इन द ट्रेंड, उस पर आप हॉप ऑन कर जाओ, टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। कोई अगर काम करता हुआ दिख रहा है तो आप भी उस काम में जुड़ गए, ठीक है? तो वो चीज़ हो जाती है कि ये कुछ काम दूसरा चल रहा है और आप उस काम में somehow जुड़ गए। Everyone seems to be jumping on the healthy eating bandwagon lately। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बनाया गया है, jumping on the healthy eating bandwagon, यानी कि ये जो बैंड वैगन है, ये है वो ट्रेंड,
जिसके ऊपर आप हॉप ऑन कर रहे हो आजकल, लेटली यानी कि आजकल एवरीबॉडी सीम्स, ऐसा लगता है सब लोग हेल्दी ईटिंग बैंड वैगन, जो हेल्दी ईटिंग ट्रेंड है उसके ऊपर जंप करते जा रहे हैं, यानी कि उसमें ऐड करते जा रहे हैं खुद को। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, और आपने एक और चीज सुनोगी, स्पिल द टी। स्पिल द टी भी सिमिलर होता है, इसका मतलब होता है, मैं बता दूं इसका टिपिकल मीनिंग क्या होता है, ये सब नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है गॉसिप करना। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है गॉसिप करना। आपने सुना होगा, कई बार आप देखेंगे टी पार्टीज होती हैं लड़कियों की, और उसमें वो चाय पीती रहती है और बोलती है स्पिल द टी, या वो कहीं बाहर से आती है और बोलती है मैं एक बात बताऊं, और फिर शी स्पिल्स द टी, यानी कि वो गॉसिप बता रही है, वो कोई सीक्रेट बता दे रही है, ठीक है। स्पिल द बीन्स यानी कि जैसे अपन बोलेंगे ना, ही स्पिल्ड द बीन्स, इसने वहां जाके बता दिया, इसने वहां जाके बोल दिया बिना सोचे समझे। आई प्रॉमिस नॉट टू टेल बट he spilled the beans about the surprise party, तो सरप्राइज पार्टी के बारे में उसने जो था वो सीक्रेट बता दिया। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून, इसको कहते हैं ईद का चांद। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि कभी कभी होने वाली चीज, बहुत बहुत टाइम में, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, बहुत कम कोई चीज होती है। कहते हैं तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। So you come to see us once in a blue moon. I only see my old college friends once in a blue moon. कि मैं बहुत ही rarely अपने college friends को देख पाती हूँ। Break a leg, ये बिल्कुल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, पैर तोड़वाने की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है गुड लक। कोई कहीं जा रहा है, बोलेंगे हे हैव फन, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब हैव फन एंड गुड लक, टेक केयर वाली चीज हो जाती है। ब्रेक अ लेग इन योर ऑडिशन टुमारो, जरूरी नहीं है गुड लक बोल रहे हैं यानी कि पढ़ाई की चीज होगी, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर अ नाइस डे ऑल्सो, अपन बोलते हैं ना हैव अ नाइस डे, वो चीज के लिए भी आप ब्रेक अ लेग यूज कर सकते हो। ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको डिस्गाइज वर्ड का मीनिंग पता है? डिस्गाइज का मतलब होता है, मतलब रूप बदलना, है ना, भेस बदल के आना। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कोई चीज ब्लेसिंग है जो भेस बदल कर आई है, ठीक है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है लाइफ में जब आपको लगता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट लेटर यू रियलाइज कि यार अच्छा हुआ वो हो गया, तभी ये हो पाता, अगर मेरी वो वाली नौकरी नहीं जाती तो मुझे ये जॉब कैसे मिल पाती, राइट। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि अरे यार मैं फेल हो गया, लेकिन फिर ऐसा लगता है, या फिर हम सोचते हैं कि अरे यार मैं एग्जाम नहीं दे पाया, फिर हमें लगता है कि बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि अच्छा हुआ एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी वेट कर रही थी। तो आप क्या बोलते हो कि वो जो एग्जाम का छूटना था, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि वो अपीयर हो रही थी बाहर से एज अ प्रॉब्लम विच वॉज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लूजिंग माई जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मेरी एक जॉब जाना जो थी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन सून आफ्टर, उससे बेटर जॉब मुझे उसके बाद मिल गई। फिर आता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि कोई बात जब एक बार कोई घटना घट चुकी है तो उसके ऊपर क्यों रोना, जस्ट थिंक अबाउट दी सोल्यूशन, है ना। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, अब कोई मिल्क फैल गया है तो उसको सब साफ करना है, क्लीन करना है, कुछ और करना है, और दूध लेकर के आना है, ये सारी चीजें सोचना जरूरी है, या फिर वहां बैठ के रोना जरूरी है कि व्हाई डिड दिस इवन हैपन, right? So you don't need to think about what has already happened, think about what to do next. Don't worry about things that have already happened and cannot be changed. अब ऐसा तो है नहीं कि उस मिल्क को भर के आप रीयूज कर सकते हो, you cannot do anything about it, तो उसके बारे में सोचकर क्यों रोना। इसका एग्जाम्पल है yes you made a mistake but don't cry over spilled milk, let's just learn from it and move on, उससे सीख कर move on करो। ओके, नेक्स्ट इज कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है मुद्दे की बात पे आना, मतलब मेन पॉइंट पर आओ कि मेन बात क्या है। टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, कट टू द चेज। कोई वो होता है ना कि पता है ऐसा ऐसा वो मैं बताता हूँ, एंड देन दे मेक यू फील वेरी एक्साइटेड कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया बात बताने के लिए कोई आया है, और आप ये बताते हो लाइट्स भी आ रही थी, ऐसा भी हो रहा था, सो जस्ट कट टू द चेज, यानी कि मेन बात पे आओ, मेन बात बताओ, राइट। वीड यू से दैट कट टू द चेज का मतलब होता है मेन बात पर आओ। लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रपोजल, यानी कि इधर उधर की फालतू की कंप्लेंट्स और बातें ना करके लेट अस कट टू द चेज एंड टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ये था हमारा इडियम एंड नाउ वी आर डन विद द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत ही बेसिक थे, जैसे कि मैंने कहा था कि देयर आर सम व्हिच यू माइट नॉट फाइंड इन योर वीडियोस बट यू विल श्योरली फाइंड देम इन योर नोट्स, सो आई विल ऐड देम इन योर PDF ऑफ नोट्स ऑल्सो। फॉर नाउ लेट्स जस्ट डू द एक्सरसाइजेस। So yeah,
फर्स्ट वन है हमारे, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ईडियम का दिया हुआ है और हमें बताना है कि उसका मीनिंग यहाँ पर क्या है। व्हाट डज द ईडियम बाइट द बुलेट मीन? बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को या कोई अनप्लीजेंट, कोई अनएक्सेप्टेबल चीज़ को ऐसा मन मार के एक्सेप्ट कर लेना। तो क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, टू बाइट समथिंग हार्ड भी नहीं है, टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, वही मन मारना। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि बाइट द बुलेट, आप कोई भी चीज को जैसे तैसे एक्सेप्ट कर लेना। Which idiom means to initiate social interaction in a situation? किसी social interaction को increase करना है ना, जहाँ पे बहुत ही coldness है और बहुत ज़्यादा ही ऐसी शांति है, वहाँ पर आप चाहते हो कि आप बात करना शुरू कर दो, socialization बढ़ा दो, तो क्या करोगे? break the ice, अंडर द वेदर या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो यू विल ब्रेक दी आइस। आप जो है उस कोल्डनेस को, उस स्टिफनेस को जो सिचुएशन पर हो रही है उसे ब्रेक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ समथिंग कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग व्हाट डज इट मीन? अगर किसी चीज से हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारा एक हाथ और एक पैर ले जाएगी, इतना उसका कॉस्ट है, यानी कि वो चीज सस्ती है, महंगी है या फ्री है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तभी तो हमारा वो, बस इसका मतलब यही है कि किडनी बेचना पड़ेगी अब उस काम के लिए, वही मतलब है इसका। What does the idiom hit the nail on the head mean? hit the nail on the head मतलब डायरेक्ट बात करना है ना, मेन पॉइंट पर। To miss the target नहीं। To describe something precisely to avoid a situation, मेरे ख्याल से to describe something precisely यानी कि इधर उधर की बात ना करके मेन बात को एक्सप्लेन करना। To describe something precisely is the correct answer. Which phrase refers to something very easy to do? अब बाइट द बुलेट तो नहीं है, हम देख चुके हैं। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही आसान होती है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, स्पिल द बीन्स भी नहीं होगा, पीस ऑफ केक, यानी कि मेरे लिए तो पीस ऑफ केक है भाई, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी का मतलब ये होता है कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, What does it mean to beat around the bush? यानी कि beat around the bush मतलब, beat around the bush का मतलब पता है, कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके पोम्पस नेचर से। मतलब ये जो इडियम है beat around the bush का, ऐसा लगता है जैसे कि ढोल बजा बजा के बात फैला देना, राइट, पर वो नहीं होता। beat around the bush मतलब कि आलतू फालतू की बातें करना, बस मेन बात नहीं करना। To speak directly, to avoid the main topic, to argue, it is about to avoid the main topic। मेन टॉपिक को छोड़ के सारी बातें कर लेना is beat around the bush। next is, what does it mean if someone is under the weather? क्या होता है? they are feeling ill or sick, very happy or excited। तो under the weather यानी कि वेदर के कारण बीमार होना, they are feeling ill or sick। ठीक है, which idiom means to join a popular trend और activity? भाई ये तो देखा था कि चलती बस में चढ़ जाना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, राइट। जंप ऑन द बैंड वैगन, पहला ही वाला सही है क्योंकि ब्रेक दी आइस तो नहीं है। बीट द बुश भी अभी इससे पहले हम कर ही चुके हैं एलिमिनेट, तो क्या हो जाएगा? जंप ऑन दी बैंड वैगन। ओके, and that's how we reach the end of our complete स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आपकी एक्सरसाइजेज, आपके नोट्स और आपके ये वीडियोस आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आपने एक बार इस कोर्स में एनरोल कर दिया है तो यू कैन गेट इनटू द कोर्स एंड लुक फॉर योर डाउट्स एवरी नाउ एंड देन, एंड इवन इफ देन यू हैव अ डाउट देन यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट अस, और हम उस वीडियो में एक डाउट वीडियो भी क्रिएट कर लेंगे जिसमें आप लोगों को अपनी सारी डाउट्स क्लियर करने मिल जाएंगी। आपके साथ, आपके इन वीडियोज़ के साथ आपके PDF नोट्स भी रहेंगे जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसको पढ़कर भी आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड ये इंग्लिश जो है ना, ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आप इसे उतनी ईज से देखें, इस चीज़ का डोंट मेक अ फस अबाउट इट, उस चीज़ का बहुत ही बड़ा सा राई का पहाड़ मत बनाइए। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हमें हिंदी आती है वैसे हम इंग्लिश भी बोलने लग जाएंगे। थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जिसको सबको मिलाकर ब्लेंड करके आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। लिखिए, बोलिए, इवन व्हेन यू चैट, इवन व्हेन यू टॉक, इवन व्हेन यू रीड समथिंग, ट्राई करिए कि वो इंग्लिश में है, जिससे कि आपको नए वर्ड्स मिलें और उन नए वर्ड्स को आप यूज़ करके अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा एनहांस कर सकें। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। आई विश कि आप लोग इस कोर्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को बेटर कर सके और अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग ओवर हियर। बाय बाय।